बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 1 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आप लोगों के पाकिस्तान स्टडी भी चल रही है, साथ साथ सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स भी चल रही है। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक दोबारा से शुरू कर दी है, तो ये पार्ट 4 जो लिखा हुआ है ये सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का है। ये पार्ट 19 जो लिखा हुआ है ये मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी का है। तो ये पार्ट 1 जो है ये आ गया आपका मैट्रिक केमिस्ट्री का, केमिकल इक्विलिब्रियम। 4 टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम 4 टॉपिक्स। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा इसका, उसके बाद रिवर्सिबल। अच्छा, इसमें नाम बहुत बड़े बड़े हैं भाई, इसीलिए मैं ज़रा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखूँगा, ये बात जहन में रखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम बुक के मुताबिक चलते हैं तो बुक को फॉलो कीजिए आप। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो है, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद फिर इसके नोट्स भी हम देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा टॉपिक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा ना बड़े बड़े वर्ड है इसलिए शॉर्ट करके लिखूँगा। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और आखिरी जो टॉपिक है इसके अंदर वो हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों में फ़र्क है। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ये 4 टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में फिर लॉ ऑफ मास एक्शन देख लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसका पहले कॉन्सेप्ट ले लो यार। जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप यकीन करें मैट्रिक में भी परेशान रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को लेके, और फर्स्ट ईयर में भी परेशान रहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ले लें, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, वेरी इजी। जहन को रिलैक्स रखें और इसको समझे। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, आप याद भी नहीं कर सकते, अजाब हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल चलते हैं फिर। अभी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास 2 किस्मों के होते हैं। केमिकल रिएक्शन बुनियादी तौर पर, ठीक है। एक हमारे पास होता है इर्रिवर्सिबल, दूसरा हमारे पास होता है रिवर्सिबल। दूसरा हमारे पास होता है रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो कि रिवर्स ना हो सके। आप गाड़ी चलाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं, रिवर्स भी होते हैं ना, आगे जाते हैं, पीछे भी जाते हैं। मतलब इर्रिवर्सिबल का मतलब है जो कि रिवर्स ना हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, पहले इसको भी तो देख लीजिए जी। पहले केमिकल रिएक्शन को देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? किचन में आप जाते हैं, अम्मी खाना बना रही होती हैं, कोई आपसे पूछता है मम्मा क्या कर रही हैं, तो आप बोलते हैं मम्मा कुकिंग कर रही हैं। क्या बोलते हैं? कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग। तो कुकिंग क्या है असल में? प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, एक्टिविटी है। समझ आ गई बात? कुकिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, जिसमें कोई ना कोई हरकत हो रही है, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा कुकिंग कर रही हैं। आपसे कोई पूछता है कि कुकिंग क्या है? कुकिंग प्रोसेस है, एक्टिविटी है, काम है, हरकत है, ठीक है।
इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक काम है। क्या कुकिंग का रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? खाना मिलता है, खाना बन जाता है, कुकिंग का रिज़ल्ट। केमिकल रिएक्शन जो है इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है? इसका रिज़ल्ट आपको खाना नहीं मिलता, बल्कि इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है न्यू थिंग। रिज़ल्ट आपको मिलता है न्यू थिंग, कोई नई चीज़ बनती है, न्यू थिंग्स, कोई नई चीज़ बनती है। पानी बनाना चाहते हैं, बाज़ार से हाइड्रोजन गैस ले आइए, ऑक्सीजन गैस ले आइए, ठीक है, दोनों गैसेस को मिलाइए और उसके बाद ये पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, क्या हुआ है? ये केमिकल रिएक्शन हुआ है और इसमें आपने क्या 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 हुआ है? इसके अंदर एक नई चीज़ बनी है, ये पानी बन गया। हाइड्रोजन गैस भी बाज़ार से मिलती है, ऑक्सीजन गैस भी बाज़ार से मिलती है, भाई ले आइए, दोनों को मिलाइए, डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, ठंडा कीजिए। फाइनली जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगी दोनों गैसेस और 1 घंटे बाद आपको क्या मिलेगा? आपको पानी मिल जाएगा। तो ये नई चीज़ बनी है ना, तो केमिकल रिएक्शन में नई चीज़ बनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज़ बनती है। केमिकल रिएक्शन की एक और डेफिनेशन सुन लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। उसी बात को एक दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। ये जो है मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो रहे हैं और ये जो मॉलिक्यूल है ये मेक हो रहा है। एरो के दूसरी साइड पे देखेंगे मॉलिक्यूल मेक हो रहे हैं, एरो से पहली वाली साइड पे देखेंगे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स मेक भी नहीं हो सकते, नए मॉलिक्यूल्स बन भी नहीं सकते। समझ में आ गई बात आप? तो पहले वाली बात को ही अब मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसका रिजल्ट क्या है? कुछ नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अभी इक्वेशन बैलेंस मुझे नहीं करनी, मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है सिर्फ। तो इसमें ये मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल केमिकल रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ही हों, ये भी सुन लीजिए आप। ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ही हों, कोई फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अभी आसान सी बिल्कुल आपको ABCD जो सिखा रहे हैं ना, वो ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और उसके बाद वो मॉलिक्यूल मेक हो रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन आपका हो गया। अब ये इर्रिवर्सिबल है, क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ कि ये पानी बनने के आपने पानी बनाया है, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि आपको उसी कंटेनर में जिसमें आपने पानी बनाया था, ये कंटेनर आपने लिया था, ठीक है, इसमें आपने क्या ली थी? हाइड्रोजन गैस आपने ली थी और ऑक्सीजन गैस आपने ली थी। 1 घंटे बाद आपको इससे पानी मिल गया था, तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा तो नहीं नज़र आया है दोबारा कि पानी रिवर्स होके दोबारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गया हो? ऐसा तो नहीं देखा कि ये पानी दोबारा रिवर्स होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिवर्स मामला ना हो, बस आगे सिस्टम एक दफ़ा बढ़ गया, एक जो चीज़ एक दफ़ा बन गई वो बन गई, वो दोबारा बैक नहीं होगी। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन ही ना, तो डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की जो अभी बताई है आपको, वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे भी उतरती है पूरी, कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर भी अगर आपसे पूछे को रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप बताएंगे भाई ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक काम है। और क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर जो है वो नई चीज़ें बन रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं। ये तो आसान सी बात हो गई। अब इसको थोड़ा दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है केमिकली जो भी बताई थी, कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन, ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और नए मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ होता तो है, लेकिन वक्ती तौर पे होता है और दोबारा यहाँ पर रिवर्स हो जाता है मामला, दोबारा रिवर्स हो जाता है मामला। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं
इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास जैसे कि अमोनिया की एग्जाम्पल दी हुई है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस इनको मिलाते हैं आप, ठीक है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस इसको रिएक्ट कराते हैं आप, तो इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया NH3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक एरो होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर 2 एरो होते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ना, पहली बात कौन से केमिकल रिएक्शन को डील कर रहा है, इरिवर्सिबल को नहीं, रिवर्सिबल को, जिसमें रिवर्स हो रहा है मामला, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा रिएक्टेंट बन जाते हैं, रिवर्स हो रहा है वो। अच्छा, फिर ये भी नहीं होता कि थोड़ी देर बाद कि चलो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गए तो मामला रुक गया। नहीं नहीं, मामला रुका नहीं है, ये मुस्तकिल मामला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है भाई। ये रिवर्सिबल है। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डायनामिक, दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिक। अगर मैं आपसे उर्दू में पूछूं कि भाई आग जो है इसका अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे आग का अपोजिट सर पानी है। दुश्मन है ना एक दूसरे के, वर्ड अपोजिट तो किए हैं ना आपने। पानी का अपोजिट आग है, ठंडे का अपोजिट गर्म है। बिल्कुल इसी तरह ये 2 वर्ड आप ज़हन नशीन कर लीजिए, इनको नोट कर लें, स्टैटिक और डायनामिक। ये 2 वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में कोई चीज़ है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में कोई चीज़ है, और डायनामिक में मोशन, हालत हरकत में। मोशन मतलब हालत हरकत में, हालत हरकत में। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपने 2 किस्म के केमिकल रिएक्शन अभी देखे हैं। आपने एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिले और पानी बन गया, और दूसरा केमिकल रिएक्शन ये है जो उसमें मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जो है इससे अमोनिया बना, अमोनिया फिर बनने के बाद दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस में कन्वर्ट हो गया, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट हो गए, अमोनिया फिर जो है दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो दो केमिकल रिएक्शन हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन आपको ये बताता है कि स्टैटिक पोजीशन हो गई है, रेस्ट पोजीशन हो गई है, रुक गया है मामला, और कौन सा केमिकल रिएक्शन आपको ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो डायनामिक है, मुस्तकिल हरकत में है। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये जो आपका रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आपका डायनामिक है, मुस्तकिल हरकत में है, मुस्तकिल हरकत में। तो एक और चीज़ अब आपको पता चली, पहले क्या चीज़ पता चली, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे, तसल्ली रखें, इतना आसान नहीं है। पहले आपको केमिकल रिएक्शन का पता चल गया कि ये एक प्रोसेस, एक एक्टिविटी है, और 2 आसान डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। पहली आसान डेफिनेशन, वो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नई चीज़ बन रही है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की वो बताई जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और नए मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस की 2 टाइप आ गई, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में दोबारा बैक वाला मामला नहीं होता, एक जो चीज़ एक दफ़ा बन गई स्टैटिक हो गया मामला, स्टैटिक। जिसकी मिसाल हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिले हैं, पानी बन गया, अब कोई रिवर्स मामला नहीं होगा, ख़त्म हो गई कहानी, ये स्टैटिक है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसीलिए अब हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को डायनामिक भी कहेंगे, डायनामिक भी कहेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं इनको डिस्कस नहीं करते, पहले तो ये बात जहन में आप रख लें।
इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। आपका जो लेना देना है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब ज़रा केमिकल इक्विलिब्रियम को देख लें। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? यहाँ कर दूँ यार, ये पार्ट 1 यहाँ लिख दूँ। पार्ट्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं ना, तो वो मुझे भूल जाता हूँ कि मैंने उसका कौन सा पार्ट बनाया था, उसका कौन सा पार्ट बनाया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? सबसे पहले व्हाट? नेम ऑफ अ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है हालत। देखिए, पिन पॉइंट में आपसे बात करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो सवाल वो जवाब। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप मुझे बोलेंगे सर ये मार्कर है। आप मुझे ये तो नहीं बताएंगे सर इससे लिखते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है कि इससे करते क्या हैं। मेरा सवाल ये है ये क्या है, और टू द पॉइंट आपने जवाब दिया सर ये मार्कर। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या है, तो आप बताएं नेम है। ये एक नाम है। किसका नाम है? एक स्टेट का नाम है, एक हालत का नाम है। एक इंसान है, वो सो रहा है, तो स्लीपिंग क्या है? उसकी स्टेट है, उसकी एक हालत का नाम है जिसमें वो सो रहा है। वो वर्जिश कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करना उसकी एक हालत का नाम है जिसमें वो अपने बदन को हरकत दे रहा है। वो पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ना जो है वो उसकी एक हालत का नाम है। इंसान की मुख्तलिफ़ हालतें हैं। समझ में आ गई बात आपको? मुख्तलिफ़ हालतें। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का टू द पॉइंट, बिल्कुल आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो आप ये बताएं नेम ऑफ स्टेट। एक हालत का नाम है। अगला सवाल होगा भाई किसकी हालत? क्या किसी इंसान की हालत की बात कर रहे हैं आप, या किसी मुल्क की हालत की बात कर रहे हैं, या किसी जानवर की हालत की बात कर रहे हैं? आप बोलें नहीं भाई, ये तो नाम तो किसी मुल्क की हालत का है, ना तो ये किसी जानवर की हालत का है, ना ये किसी चीज़ की हालत का है। ये हालत का नाम है नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हालत का नाम। केमिकल रिएक्शन की हालत का नाम। अब अगली बात, केमिकल रिएक्शन की कौन सी हालत? केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है भाई, दोबारा से चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर जो है वो इन विच, नेम ऑफ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन इज इन विच केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो किस में आ जाता है? इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर केमिकल रिएक्शन आ जाए तो आप कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम वर्ड निकला है इक्वल से। इक्विलिब्रियम वर्ड निकला है इक्वल से। इक्वल का मतलब आपको पता है बराबर। जैसे मैथमेटिक्स में होता है 2 = 2, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी कोई बराबरी का मामला है। कौन सी चीज़ की बराबरी हो रही है? रेट की। रेट की बराबरी हो रही है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो किस पोजीशन में है?
इक्वल पोजीशन में है। और क्या चीज़ इक्वल हो गई है उसकी? रेट जो है उसका इक्वल हो गया, बराबर हो गया मामला। ये रेट क्या है भाई? आसान लफ्ज़ों में रफ्तार। अभी इसको आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसका कॉन्सेप्ट ले लें आप, आसान सी बात। अब इस केमिस्ट्री की दुनिया को भूल जाइए आप, केमिस्ट्री की दुनिया को भूल जाइए। दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा केमिस्ट्री को भूल जाएं, आसान सी बात समझाता हूँ। दो लोग हैं, एक के पास जो है वो 100 रुपये पड़े हुए हैं जेब में, दूसरे के पास 1 रुपया भी नहीं है। जिसके पास 100 रुपये पड़े हैं वो 100 रुपये में 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल के दूसरे वाले की जेब में डाल देता है। अब ये दो लोग हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया। इसके पास कितने हैं? 100 रुपये हैं। इसके पास कितने हैं? 0 हैं। ये क्या करता है? 10 रुपये निकाल के इसको दे देता है। अब इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन ये है कि इसके पास 10 रुपये आ गए हैं और इसके पास कितने हो गए? 90 रुपये हो गए। फिर ये 10 रुपये दूसरे बंदे को और दे देता है तो इसके पास कितने हो गए? 80 हो गए। इसके पास कितने हो गए? 20 हो गए। फिर ये 10 रुपये और निकाल के दे देता है तो इसके पास कितने हो गए? 70 हो गए। इसके पास कितने हो गए? 30 हो गए। फिर ये 10 और दे देता है निकाल के तो उसके बाद इसके पास कितने हो गए? 60। और इसके पास कितने हो गए? 40 हो गए। फिर ये 10 रुपये और निकाल के दे देता है ए जो है बी को, तो इसके पास कितने हो गए? 50। और इसके पास कितने हो गए? 50। जब ये मामला हो चुका तो अब ये क्या इक्विलिब्रियम वाला मामला नहीं हो चुका? एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम वाला मामला हो चुका, बराबर वाला मामला हो गया। अब दोनों लोगों के पास पैसे देखें आप बराबर हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये 10 रुपये इसको देगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 40 रुपये। और ये 10 रुपये इसको दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 60। अब मामला इक्वल नहीं रहा, अब मामला इक्वल नहीं रहा। लेकिन अब ज़रा ध्यान से बात सुनिए, मैं बैक करता हूँ दोबारा, 50-50 पे चलते हैं, 50-50। अब ये दोनों दोस्त आमने सामने खड़े हुए हैं। अब ये जो है 10 रुपये इसकी जेब में डालता है तो ये पता है क्या करता है? ये भी 10 रुपये इसकी जेब में डाल देता है। ये 10 रुपये इसकी जेब में डालता है, ये भी 10 रुपये इसकी जेब में डाल देता है। अब इसको देखते हैं, जब इसने 10 रुपये इसकी जेब में डाले तो इसके पास कितने हो गए? 40 रुपये। और इसके पास कितने हो गए? 60 रुपये। लेकिन मैंने कहा ना कि ये काम इतनी स्पीड से होगा कि आपसे पूछा जाए कि भाई दोनों में से किसके पास कितने रुपए हैं तो आप बता नहीं सकेंगे, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। जिस लम्हे ये 10 रुपये इसकी जेब में डाल रहा है उसी वक्त ये 10 रुपये इसकी जेब में भी डाल देता है फ़ौरन ही। तो इसके पास जो अब 50 से 40 हुए थे, 10 रुपये इसने इसकी जेब में डाल दिए थे, तो क्या हुआ था? इसने 10 रुपये बी ने जो इसकी जेब में डाल दिए थे, ये दोबारा कितने हो गए? 50। हुआ है ना ऐसा? और इसके पास कितने होने चाहिए थे? 60 होने चाहिए थे, क्योंकि इसने 10 रुपये इसकी जेब में डाले थे तो 60 रुपये होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि इसने 10 रुपये फ़ौरन इसकी जेब में डाल दिए तो अब जो इसके पास 60 होने थे वो दोबारा कितने हो गए? 50। नहीं समझ आई? यही तो है केमिकल इक्विलिब्रियम का कोर कॉन्सेप्ट, यही तो है केमिकल इक्विलिब्रियम का कोर कॉन्सेप्ट। बड़ा मज़े का है, आपको समझ में आ गया ना? बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप देखिए दोबारा, ज़रा देखिए, दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम का कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 10-10 का मामला हो रहा था। शुरू में 1 रुपया भी नहीं था बी के पास, इसके पास 100 रुपये थे। ये 10-10 रुपये देता रहा, इसके पास कितने हो गए? 50 हो गए। जब बराबर वाला मामला हो गया, अब इसने क्या किया? 10 रुपये इसको दिए, 10 रुपीज़ इसको दिए, तो इसके पास अब कितने बचने चाहिए? 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये। और इसके पास कितने हो जाने चाहिए? 10 रुपये जब आएंगे, 50 पहले ही थे, अब हो जाने चाहिए 60 रुपये, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि उस ही लम्हे जब ए जो है 10 रुपये बी को दे रहा है
बी उसी लम्हे 10 रुपये ए को दे रहा है। तो अब बी के पास जो 60 होने चाहिए थे वो 60 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसने भी तो 10 इसको दे दिए। अब इसके पास कितने बचे हैं? 50। और इसके पास 40 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बी ने 10 रुपये इसको दे दिए दोबारा, तो इसके पास 40 होने के बजाय कितने हो गए? 50। अब ये काम चल रहा है, ठीक है, आमने सामने खड़े हैं। वो अपनी जेब से 10 रुपये निकाल के उसकी जेब में डाल रहा है, वो क्या कर रहा है? ए जो है 10 रुपये निकाल के बी की जेब में डाल रहा है, बी जो है उसी लम्हे 10 रुपये निकाल के ए की जेब में डाल रहा है। ये काम मुस्तकिल हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। ए 10 रुपये बी की जेब में डाल रहा है, बी 10 रुपये ए की जेब में, मुस्तकिल। ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो। अब तीसरा बंदा खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। तो अगर उससे पूछा जाता है कि भाई बताओ ज़रा ए के पास पैसे कितने हैं, तो वो एक लम्हे के लिए तो बोलेगा कि यार ए के पास पैसे अब 40 रुपये, बस इतना ही बोलेगा 50 रुपये। फिर बी की तरफ आएगा तो बोलेगा बी के पास 60 रुपये, फिर बोलेगा नहीं 50 रुपये। मुस्तकिल ये काम हो रहा है, मुस्तकिल। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कोर कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया ना, दोबारा बैक करके ये कॉन्सेप्ट समझें। ये क्या डायनामिक नहीं हो रहा है? डायनामिक क्या हालत हरकत में मामला नहीं है? 10 रुपये वो जब उसकी जेब में डाल रहा है, वो भी 10 रुपये उसकी जेब में डाल रहा है। मुस्तकिल ये काम हो रहा है, मुस्तकिल ये काम हो रहा है। तो डायनामिक है ये प्रोसेस, और इस डायनामिक प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकल रहा है? इक्वल बराबरी के मुस्तकिल हरकत में भी है मामला, लेकिन बराबरी भी बरकरार है, इक्वलिटी भी बरकरार है, इक्वलिटी भी बरकरार है। इसको हम कहते हैं ऐसी, ये जो आपने स्टेट देखी है, ऐसी स्टेट अगर केमिकल रिएक्शन की आ जाए, ऐसी स्टेट अगर केमिकल रिएक्शन की आ जाए जिसमें रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिल रहे हैं, उससे सी बन रहा है, तो उसी वक्त सी जो है दोबारा ए और बी बना रहा है। शुरू में इस मिसाल को सामने रखिएगा, देखें आपने इस मिसाल को अगर नेग्लेक्ट कर दिया ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगी बात। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में इक्वल मामला नहीं हुआ था, नहीं, इक्वल मामला स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में तो बी के पास कितने थे? कुछ भी नहीं था। ए के पास कितने थे? 100। ये स्टार्ट था, इनइक्वलिटी थी, बराबरी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब मामला होता गया, इसने 10 रुपये इसकी जेब में डाले, टाइम भी लगा ना इसमें, देखें इस सारे प्रोसेस में टाइम भी लगा। 10 रुपये इसकी जेब में डाले, फिर 10 रुपये इसकी जेब में डाले, फिर 10 रुपये इसकी जेब में डाले, ठीक है। और बी के पास कितने होते गए? बी के पास 10 आए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए, फिर 50 हो गए बी के पास। और ए के पास भी इसी तरह 50 हो गए। मतलब अगर हम स्टार्ट देखें तो स्टार्ट में इक्वलिटी नहीं थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद इक्वलिटी आ गई, बराबर हो गया 50-50 का मामला। ये दूसरा स्टेप कि अब क्या हो गई? इक्वलिटी आ गई। तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन में इक्वल मामला हो गया है, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ पर मामला रुक जाना चाहिए, यहाँ पर मामला रुक जाना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका, बराबर वाला मामला हो चुका, स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन रिवर्सिबल है भाई, इरिवर्सिबल नहीं है कि रुक जाएगा, नहीं, मुस्तकिल है, डायनामिक है, मुस्तकिल मामला चलता ही रहेगा, स्टॉप तो होगा ही नहीं ना। लेकिन मुस्तकिल मामला चलाना भी है और बराबरी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। क्या कहा मैंने? मुस्तकिल मामला चलाना भी है और इक्वलिटी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। मुस्तकिल मामला, मुस्तकिल केमिकल रिएक्शन जो है वो डायनामिक भी रहे, केमिकल रिएक्शन जो है वो डायनामिक भी रहे और इक्वलिटी भी बरकरार रहे। ठीक है भाई।
तो ये मिसाल अपने सामने रखनी। अब यहाँ पर ए और बी जब मिल रहे हैं आपस में, उससे सी बन रहा है, सी बन रहा है, सी बन रहा है, थोड़ा 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 बन रहा है। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की ज़बान में हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन की ज़बान में बात कर लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपसे पूछता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलें नेम ऑफ अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की उस हालत का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इन विच, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, बराबरी वाली हालत में आ जाए। फिर जब वो आपसे बोले कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है केमिकल रिएक्शन की ये क्या है, तो आप उसको आसान से लफ्ज़ों में बताएं कि यार इक्विलिब्रियम स्टेट केमिकल रिएक्शन की वो हालत है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं जितना, उतना ही प्रोडक्ट बना रहे हैं रिएक्टेंट को। मिसाल के तौर पर ये शुरू में 10 किलो था, 10 ग्राम था, ये 5 ग्राम था, ये 1-1 ग्राम आगे बढ़ के ये सी जो है बनता गया। कितना गया, यहाँ से 2 ग्राम निकला और यहाँ से 1 ग्राम निकला, तो ये 3 ग्राम का बन गया, 3 ग्राम का सी बन गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 2 ग्राम जो है वो और आगे आया ए में से, और 1 ग्राम जो है वो और आगे आया बी में से, तो 3 ग्राम और बन गया सी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ग्राम जो है वो और आगे आएगा, 1 ग्राम और आगे आएगा। अब नहीं, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं आधा ग्राम, 1 ग्राम इसको ले लेते हैं और आधा ग्राम जो है वो इसको ले लेते हैं 0.5 ग्राम, तो अब कितना 1.5 ग्राम और आगे आ गया। अब आप टोटल लगाएंगे ना, टोटल यहाँ पे, तो टोटल देखें, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर होगा, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर होगा। ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 और 1 5 ग्राम ये हो गया, और ये 1 और 1 और ये 2.5 ग्राम ये हो गया। यहाँ पर कितना टोटल बनेगा इसका, 5 ग्राम और 2.5 ग्राम, ये बन गया 7.5 ग्राम। अब प्रोडक्ट देखें कितनी बनी है, 3 ग्राम, 3 ग्राम और 1.5 ग्राम, कितनी बन गई है, ये भी 7.5 ग्राम बन गई। ये बराबर वाला मामला होगा। तो रिएक्टेंट जो है टोटल 7.5 ग्राम खर्च होके प्रोडक्ट कितना बन गया, 7.5 ग्राम ही। ये इक्वल वाला मामला हो गया। शुरू में मामला क्या था, शुरू में मामला 0 था, ये 10 ग्राम था ए, ये बी जो है 5 ग्राम था, सी जो है 0 ग्राम था। फिर धीरे धीरे आगे मामला चला, 2 ग्राम इसमें से आगे आया, इसमें से 1 ग्राम आगे आया, 3 ग्राम सी बन गया। फिर 2 ग्राम और आगे आया, फिर 1 ग्राम और आगे आया, फिर 3 ग्राम का सी और बन गया। फिर 1 ग्राम आगे आया, फिर आधा ग्राम और आगे आया, फिर 1.5 ग्राम और बन गया। तो इस तरह से ये 7.5 ग्राम खर्च हो रहा है ना, ये ए और बी ये रिएक्टेंट है, इनको खर्च होना है, ठीक है, और सी जो है इसको बनना है। तो यहाँ पर ये 7.5 ग्राम जो है वो खर्च हुआ है, तभी तो 7.5 ग्राम ये बना है। तो ये 7.5 ग्राम बन गया। सी को बनने के लिए ए और बी को ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि सी कहाँ से बनेगा भाई, प्रोडक्ट है ये, ए और बी से ही बनेगा ना। तो ए और बी ख़त्म होंगे तभी तो सी बनेगा। तो 7.5 ग्राम जो है ए और बी ख़त्म हुआ है, तो सी 7.5 ग्राम बन गया, ठीक है। अब टोटल देखें यहाँ पर कितना है, 10 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। टोटल कितना है, 10 और 5 15 ग्राम। 15 ग्राम में से 7.5 ग्राम जो है वो खर्च हो गया, तो कितना बचा, 7.5 ग्राम ही मेरे ख्याल में बच गया, 7.5 ग्राम ही बच गया। तो यहाँ पर ए और बी कितना बच गया है, 7.5 ग्राम, और यहाँ पर कितना ये बन गया है, 7.5 ग्राम। अब ये इक्वल वाला मामला हो गया, ये दूसरी हालत आ गई। वो पैसों वाली, ये याद है ना, शुरू की जो पैसों वाली स्टेट थी ए और बी की, शुरू की स्टेट जो थी वो 100 रुपये ए के पास थे, बी के पास कुछ नहीं था, ये पहली स्टेट थी। थोड़े टाइम बाद ए और बी की स्टेट जो है वो बराबर हो गई, 50-50 रुपये, ठीक है। ये दूसरी स्टेट है, ये दूसरा केस है।
ये दूसरा सीन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तीसरा सीन जो है वो उसमें क्या हुआ था, क्योंकि डायनामिक है, मुस्तकिल ये काम होगा, इसलिए 10 रुपये जब ए ने बी की जेब में डाले, उसी लम्हे बी ने भी 10 रुपये ए की जेब में डाल दिए, और ये मुस्तकिल मामला चल रहा है, डायनामिक भी है और इक्विलिब्रियम भी है। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा। यहाँ का भी स्टेप नंबर 1 हो चुका, जो शुरू वाला था स्टेप नंबर 1 के ये 15 ग्राम था टोटल इनका ए और बी का, और सी 0 ग्राम था, ये स्टेप नंबर 1 था। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है, बराबरी का मामला हो गया, 7.5 ग्राम ये खर्च होके सी 7.5 ग्राम बन गया, स्टेप नंबर 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 2 में इक्वलिटी वाला मामला हुआ है, बराबरी वाला मामला हुआ है। अब डायनामिक वाला मामला होगा, क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, डायनामिक भी है और इक्विलिब्रियम भी है। अब क्या होगा, अब यहाँ से इसमें से अब ये और आगे बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो ए और बी तो आपस में मिलके ये बनाएंगे ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब और आगे चलेंगे, 2 ग्राम और 1 ग्राम ए और बी का आगे आएगा, और सी का कितना बन जाएगा, 7.5 ग्राम तो पहले ही बन चुका है, तो अब ये 3 ग्राम इसमें अगर हम और मिलाएं तो ये 10.5 ग्राम बनेगा। लेकिन वही बात, तीसरे केस के अंदर हमने ए और बी में क्या देखा था, याद है कि जब ए 10 रुपये बी की जेब में डाल रहा है, बी उसी लम्हे 10 रुपये ए की जेब में डाल रहा है। तो यहाँ पर भी यही मामला होगा कि जिस लम्हे ये रिएक्टेंट ए और बी 2 और 1 ग्राम मिल के टोटल 3 ग्राम मिल के सी को बनाएंगे, उसी वक्त सी जो है ये रिवर्स मारेगा, ये रिवर्स मारेगा। सी में से भी 3 ग्राम जो है वो निकल के 3 ग्राम निकल के क्या करेगा, ए और बी के कितने 2 ग्राम बना देगा और 1 ग्राम बना देगा। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अब ए और बी 2 ग्राम और 1 ग्राम मिल के 3 ग्राम का इजाफा अगर करना चाहते हैं, इसको 7.5 को 10.5 बनाना चाहते हैं, तो ये 10.5 ग्राम नहीं बन पाएगा सी, क्योंकि उसी वक्त सी में से भी 3 ग्राम निकल के किस में आ जाएगा, 3 ग्राम निकल के सी में से निकल के किस में आ जाएगा, दोबारा ए की तरफ आ जाएगा, और ए को और ए और बी को उनके ग्राम लौटा देगा। 3 ग्राम 2 ग्राम दोबारा ए के पास चले जाएंगे और 1 ग्राम जो है वो बी के पास चला जाएगा, और ये मुस्तकिल काम होता रहेगा। दोबारा ए जो है और बी 2 ग्राम और 1 ग्राम निकाल के 3 ग्राम से सी बनाएंगे, उसी लम्हे सी जो है 3 ग्राम सी जो है वो 3 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ए और बी में। किस तरह से कि इसका 3 ग्राम जो है दोबारा 2 ग्राम ए बनाएगा और 1 ग्राम बी बनाएगा, और ये काम मुस्तकिल चलता रहेगा, मुस्तकिल चलता रहेगा, मुस्तकिल चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम समराइज़ कर लेते हैं। ये कोर कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे आपको देना था। अब इसको ज़रा हम समराइज़ कर लेते हैं। 3 स्टेप्स। एक इनिशियल स्टेप आपने देखा, स्टेप्स जो हैं इसके स्टेप्स। पहला स्टेप कौन सा था? स्टेप नंबर 1 इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट। फिर इक्विलिब्रियम वाला स्टेट था, इक्विलिब्रियम स्टेट था। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट था, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट था। ये तीसरा स्टेट था। अब ए और बी को याद है, ए प्लस बी क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ये कितना है 10 ग्राम, ये कितना है 5 ग्राम, ये कितना है 0 ग्राम। अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो इनिशियल स्टेट के अंदर ये मामलात हैं 10 प्लस 5 और 0 ग्राम, ए प्लस बी, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ था, याद है कितना हो गया था ये 5 ग्राम बचा था, 5 ग्राम, और ये कितना बचा था
पहले 1 ग्राम निकला था, फिर 2 ग्राम, ये 2.5 ग्राम बचा था ए और बी। और सी कितना हो गया था, सी कितना हो गया था, ये हो गया था 7.5 ग्राम। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम को क्योंकि ये डायनामिक है तो इसमें फ़ौरन फिर यहाँ से भी जो है वो 2 ग्राम निकलेगा, 1 ग्राम निकलेगा, इसका 3 ग्राम बनेगा, यहाँ से फिर 2 ग्राम निकलेगा, यहाँ से 2 ग्राम निकलेगा, यहाँ से 1 ग्राम निकलेगा, ठीक है, और यहाँ इसके पास 3 ग्राम जाएगा। तो उसी लम्हे सी भी अपने 3 ग्राम में से, सी भी अपने 3 ग्राम में से 2 ग्राम का ए बना देगा और 1 ग्राम का बी बना देगा। इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद ए जो है 2 ग्राम और बी जो है 1 ग्राम, 3 ग्राम सी बना रहा है। तो उसी लम्हे सी जो है अपने 7.5 ग्राम में से 3 ग्राम लेके ए जो है उसके 2 ग्राम बना रहा है और बी जो है उसका 1 ग्राम बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं टोटल डायनामिक इक्विलिब्रियम पर स्टेट क्या है इनकी कंसंट्रेशन की, इनकी कंसंट्रेशन की स्टेट जो है आप देखेंगे 7.5 ग्राम यही होगी, इसकी ए की कितनी होगी 5 ग्राम, बी की कितनी होगी 2.5 ग्राम, टोटल अगर इसका देखेंगे तो 7.5 ग्राम, और सी की अगर हम बात करें तो सी पे 7.5 ग्राम। तो यहाँ पर भी 7.5 ग्राम, यहाँ पर भी 7.5 ग्राम। समझ में आ गई बात। तो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी एक थोड़ी सी है। सर अभी भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार अभी भी प्रॉब्लम है। ये कंसंट्रेशन है असल में 5 ग्राम और 2.5 ग्राम ना, पूरी तफसील सुन लें आगे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है 5 ग्राम और 2.5 ग्राम और ये 7.5 ग्राम। आप कंसंट्रेशन में बराबरी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, ग्रामों में मिकदार, अमाउंट, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट या मिकदार। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 ग्राम और ये 7.5 ग्राम और 7.5 ग्राम बराबर वाला मामला हो गया है ना, आप ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन असल में कंसंट्रेशन में बराबरी नहीं होती, ये थोड़ा सा मसला है। हाँ आप थोड़ा दिमाग आपका उलझ गया है। ये कंसंट्रेशन में बराबरी नहीं होती, कंसंट्रेशन में बराबरी नहीं होती, रेट में बराबरी होती है, रेट में बराबरी होती है। रेट में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, वो कंसंट्रेशन की बात नहीं करता कि इतने ग्राम यहाँ थे तो इतने, ये तो बड़ा आसान सा मामला है, आपको फ़ौरन ही समझ में आ गया। खैर इतनी आसानी से समझ में नहीं आया। यहाँ रेट की बराबरी का मामला है। ये रेट जो है इसका ए और बी का, वो बराबर होगा इसके रेट से। अच्छा रेट की अभी बात नहीं करता, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब यहाँ ये देखें, अब 2 हिस्से हो गए इस केमिकल रिएक्शन के, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 हिस्से हो गए। इस केमिकल रिएक्शन का एक हिस्सा कहलाया फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो रिवर्स रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के, इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के 2 हिस्से हो गए। तो ये 2 हिस्से असल में, अगर मैं ये कहूँ कि ये भी असल में केमिकल रिएक्शन ही हैं, जी हिस्से नहीं हैं, असल में ये भी केमिकल रिएक्शन ही हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन कौन सा हो गया जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिवर्स होकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। मैं अभी रेट की बात नहीं कर रहा, रेट की बात नहीं कर रहा, रेट की बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में अगले पार्ट में। तो ये इंट्रोडक्शन ही था जो तकलीफ दे था, ये पहला टॉपिक हमारा हो गया। बाकी ये रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड, ये सब ये अभी हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मेन जो चीज़ थी, जो मुश्किल तरीन चीज़ थी, वो इसका कोर कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
अभी भी समझ में नहीं आया तो मेहरबानी करें वीडियो बैक करके इसको देखें, ये स्लिप हो जाता है दिमाग से, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर नोट्स ले लेते हैं इसके। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देख लें पहले इसकी। एग्जाम्पल, अमोनिया और 3 मोल हाइड्रोजन गैस के, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान, और 2 मोल अमोनिया के बन गए, 2 मोल अमोनिया के बन गए। ठीक है भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल दीजिए। क्या है ये, हेडिंग डाल दें इसकी। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, in which rate of forward FWD, forward reaction, is equal to rate of backward reaction, is equal to rate of backward reaction। ठीक है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाला है, और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट वाला है। ठीक है भाई। अच्छा, रेट मैंने अभी आपको बता दिया यार, ये रेट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये अगली वीडियो में करूँगा। डायनामिक मतलब क्या है, इसको भी लिख लीजिए। डायनामिक रिएक्शन इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्शन इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस transformation, continuous transformation of reactants oblique products। तो डायनामिक क्या है, रिएक्शन इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, डायनामिक स्टेट, इसको भी मैंने बता दिया आपको कि डायनामिक स्टेट क्या है। रिएक्शन की हालत है, रिएक्शन इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यू जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला भी टॉपिक हो गया। मैंने कहा ना अब तो सिर्फ बस पॉइंट्स लेने हैं, बाकी तो सब हो गया, नोट कर लिया। आगे चलते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक वाला, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड,
कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खुसूसियात, माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर जो आप अपनी आँखों से भी देख सकें। माइक्रोस्कोपिक वो होती हैं जो माइक्रो लेवल पे होती हैं, पार्टिकल्स के लेवल पे होती हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रोस्कोपिक। तो ये माइक्रोस्कोपिक कौन सी होती हैं? बड़ी होती हैं, जो आपको अपनी आंखों से वैसे ही नज़र आ जाएंगी, आप अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जिसको, ठीक है। अब पार्टिकल के लेवल पे कोई चेंज होगा तो उसको तो आप नहीं कर सकते ना अपनी आंखों से, वो तो भाई माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन देख लें। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जो ए से बी की तरफ जा रहा है, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बुलेट्स में है ये, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी। जैसे हमारे पास ये है ना, ए प्लस बी ये और सी होगी, फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनिशियली ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियली शुरुआत में रेट इज़ फास्ट, रेट इज़ फास्ट, जो रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बट रेट को अभी आप ये समझें रफ्तार, बस स्पीड, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी यही सुना होगा, एकेडमी में भी रफ्तार है भाई, हालांकि ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। स्पीड असल में रेट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेट भी हर दफ़ा स्पीड ही हो, इसमें फ़र्क होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इनिशियल रेट इज़ फास्ट, फ़िलहाल तो आप इसको इसी सेंस में लें कि भाई स्पीड है, इनिशियली रेट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, बट ग्रेजुअली मतलब बिल तरतीब, यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लो डाउन, स्लो डाउन। ग्रेजुअली का मतलब होता है मरहलावार, मरहलावार, तरतीब से। रिवर्स रिएक्शन देखें, रिवर्स रिएक्शन। अब ये क्या होगा? डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे हमने देखा था ना, ए बी, ये दो एरो इसीलिए दिखाएं। अब राइट ये है सी, सी से दोबारा ए और बी वाला मामला हो, राइट टू लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है भाई। प्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट जो है, जैसे कि यहाँ सी है, प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। इनिशियली रेट इज स्लो, इनिशियली रेट इज स्लो। आपने दोनों में नोट किया, इसमें उल्टा सिस्टम है। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, इनिशियली रेट बहुत फास्ट होता है, और जब हम बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इनिशियली रेट इज़ स्लो, इनिशियली रेट इज़ स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप, बट ग्रेजुअली स्पीड अप, लेकिन धीरे धीरे स्पीड में इजाफा होना चला, ठीक है भाई। अब ये आखिरी भी देख लें, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।
इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। फ़र्क रखिएगा कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हुई है इसके अंदर, हाँ इसका ख्याल रखना है। अब हम हालात देखेंगे जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होगा। जी देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स वाला मामला चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, मिसाल देके समझाता हूँ दोबारा। ए और बी वाली मिसाल जहन में ले आएं। अच्छा हुआ है मेरे जहन में आ गई, मैंने बोला अभी ये। तो क्या हुआ था, ए और बी जब 50-50 हो गए थे, अब बी जो है वो 10 रुपये ए को दे देगा। हम ये कहते हैं कि बी जो है अब 10 रुपये ए को नहीं देगा, बी जो है 20 रुपये ए को दे देगा, और ए जो है वो 10 रुपये ही बी को देता रहेगा। फिर बी 20 रुपये ए को दे देगा और ए जो है 10 रुपये ही देता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम अभी इस्टेब्लिश नहीं होगा, धीरे धीरे आगे चल के होगा। मतलब कहने का ये, अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, ए और बी और ए अनबैलेंस सिस्टम होता रहेगा इसका। ए जो है वो ए बी, और सी जो है ये ए बी जो है वो 30%, सी जो है वो 70%, फिर सी जो है वो 30% पे आएगा और ए बी जो है वो 70% पे चला जाएगा। धीरे 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 ये मामला होगा। दोनों साइड्स, फॉरवर्ड और रिएक्शन साइड जो है रिएक्शन की, वो अनबैलेंस होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी। थोड़े टाइम बाद फिर इक्वल मामला होगा, फिर इक्वल मामला होगा। ठीक है, अब ये देखें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अगर ये अभी जो मैंने बात बताई है आपको, अगर ये आपको समझ में नहीं भी आई तो टेंशन नहीं लें आप, ठीक है, टेंशन नहीं लें। इससे पहले मैं जितनी बातें समझा चुका हूँ ना, उनको जहन में रखें, वो ही काफ़ी हैं अभी आपके लेवल पे। ठीक है, अगला जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे ना, तो फिर मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा कि ये अभी मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना ख़राब नहीं करना आपने। नई बात समझ में आई आखिरी वाली तो भूल जाएँ इसको। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स of forward and reverse reaction, forward and reverse reaction in dynamic equilibrium, in dynamic equilibrium। इसके पॉइंट्स ले लो। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिए अपने केमिकल रिएक्शन की, तो ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है इन क्लोज्ड सिस्टम, एग्जिस्ट ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम से भाई मतलब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नेवर एंटर लीव, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नेवर एंटर ऑब्लिक लीव। ये कंटेनर है, इसमें ए और बी को आप रिएक्ट करवा रहे हैं, इससे सी बन रहा है। तो अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम आप इसमें कायम करना चाहते हैं, तो जितना आपने ए और बी डाल दिया है वो काफ़ी है, और सी जितना बन रहा है वो भी काफ़ी है। आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि आपने जो है वो ए और बी इसमें और डाल दिया, या सी इसमें आपने और डाल दिया, या ए और बी को इसमें से कुछ बाहर निकल आया, या सी जो है इसमें से कुछ बाहर निकल आया। नहीं, आना जाना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नेवर एंटर लीव। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के ऊपर
कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की याद है ना, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था तो फाइनली यहाँ इसका टोटल 7.5 ग्राम था, इसका टोटल 7.5 ग्राम था, तो इन्हीं की बात कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका। ये भी 7.5 ग्राम, ये भी 7.5 ग्राम। हालांकि हकीकत ये है कि इसमें मुस्तकिल बदलाव हो रहा है, लेकिन ये बदलाव, ये चेंज इतनी तेज़ी से हो रहा है, ये कमी ज़्यादती इतनी तेज़ी से हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बज़ाहिर लग रहा है कि भाई ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये तो कांस्टेंट हो गए और केमिकल रिएक्शन शायद रुक गया है। नहीं, रुका नहीं है भाई, मुस्तकिल हरकत में, चेंज बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट ही एट इक्विलिब्रियम पे क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन अक्कर, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो होते हैं एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, यानी कि रेट जो होंगे दोनों के, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर होगा लेकिन अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट होगा, बराबर तो होगा, 7.5 ग्राम इधर 7.5 ग्राम इधर, तो बराबर तो है मामला, लेकिन अपोजिट होगा। रिएक्टेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे और प्रोडक्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं से भी इस्टेब्लिश हो सकता है, इक्विलिब्रियम कहीं से भी इस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम कहीं से भी इस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड from either side of the reaction, from either side of the reaction, क्योंकि मुस्तकिल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम बाद इस्टेब्लिश होगा ना, धीरे 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 धीरे। याद है ना पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। तो ये जो इक्वलिटी होगी, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट कायम होगा, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी हो सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ की मदद से, कंसंट्रेशन में इजाफा कर दीजिए, मिकदार में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मिकदार में, उसके अमाउंट में ज़्यादती कर दें या कमी कर दें, तो आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, और प्रेशर जो है इसको कम ज़्यादा करने से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर जो है इसको भी कम ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पार्ट 1, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1। अगर आप किसी को भी रेफ़र करें, ठीक है, शेयर करें, बताएं कि भाई यहाँ पर आके आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ले लें, इस चैनल पे आके इस वीडियो को देख के, तो चैनल पे जब लेके आना चाहें आप और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उनको ये बोलें कि यार ये पार्ट 1 जो है, क्योंकि इसके पार्ट आगे और बनेंगे ना, ये पार्ट 1 जो है सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें, कॉन्सेप्ट गेन करें, तब आपको पार्ट 2 समझ आएगा, 3 समझ आएगा, 4 समझ में आएगा। नहीं तो ये आपके सर पे जो है ना, ये कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बजता रहेगा।
और फर्स्ट ईयर में भी जान नहीं छोड़ेगा, सेकंड ईयर में भी जान नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं आपको जी। इसीलिए अभी मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।